हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। और दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2020 के हिंदी के इस प्रश्न पत्र को। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। और हिंदी का जो पेपर होता है ये टोटल 25 नंबर का होता है, यानी कि 25 अंक का होता है। 1 घंटे का इसमें आपको समय मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। आपको पता ही होगा सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है, तो अब थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा की जो तैयारी है वो चल रही है। बहुत जल्दी आपके जो एग्जाम फॉर्म है वो ऑनलाइन भराए जाएंगे। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहेगा और इस क्लास को शेयर जरूर कीजिए अपने अदर फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को अटेंड नहीं किया 2016 से लेकर अब ये 2020 के पेपर चल रहे हैं, 2016, 17, 18, 19 के सारे क्वेश्चन पेपर हमने आपको इसी चैनल पर सॉल्व करा दिए हैं। तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर PYQ की जो प्लेलिस्ट है उसे चेक कर लीजिए, ताकि परीक्षा में आपको अच्छे से प्रदर्शन करने के लिए मिल सके। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन से हैं? तो राम भक्ति काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं वो हैं यहाँ पर तुलसीदास। ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास। और इनकी जो रचनाएं हैं वो आप देख लीजिए। रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है, ठीक है, फेमस रचना है। इसके साथ ही विनय पत्रिका, दोहाबली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, रामलीला नाटक, जानकी मंगल, बर्बर रामायण आदि इनकी अनेक प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। तो इन्हें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ ही कबीरदास जी के बारे में बात करें तो ये निर्गुण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। इसके अलावा बात करें जायसी सूफी भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं कौन? जायसी। इसके अलावा वल्लभाचार्य ये पुष्टि मार्ग भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बढ़ना है अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि साकेत महाकाव्य है एक, और इसके रचनाकार कौन है? तो साकेत जो महाकाव्य है इसके जो रचनाकार है वो मैथिली शरण गुप्त है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। मैथिली शरण गुप्त साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं। साकेत महाकाव्य राम कथा पर आधारित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा बात करें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनकी प्रमुख रचनाएं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, परिजात आदि। इसके अलावा जैन शंकर प्रसाद जो कि महान कवि हैं, ठीक है, इनकी भी प्रमुख रचनाएं आप देख लीजिए। कामायनी, आकाशदीप, तितली आदि। कामायनी ये बार बार पूछी जाती है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। कामायनी जो है ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, आपको रख लेना ध्यान। इसके अलावा रामधारी सिंह दिनकर, फेमस पोएट, ये आधुनिक युग के कवि माने जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कमल, ओज, कुरुक्षेत्र, संस्कृति के 4 अध्याय, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना इनकी, संस्कृति के 4 अध्याय। तो आपको ध्यान रखना ये रामधारी सिंह दिनकर की यहाँ पर रचना है। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर है, जो प्रणाम करने योग्य हो, जो प्रणाम प्रणाम प्रणाम, ठीक है, क्या प्रणाम, जो प्रणाम करने के योग्य हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है? ठीक है, तो उसके लिए एक शब्द होगा प्रणाम, प्रणाम। ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा प्रश्न संख्या 4 है, आंसू का तत्सम, ठीक है, आंसू का तत्सम शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अश्रु, ठीक है। आंसू का तत्सम शब्द क्या होगा? अश्रु, ठीक है। तो इसी के साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या अब आपका अगला आप देख लीजिए। इसके अलावा देख लीजिए, आँख का तत्सम शब्द होगा अच्छी, आग का होगा अग्नि, और आगे का होगा अग्र, ठीक है। ये यहाँ पर तत्सम शब्द बताए गए हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना। और ये आपके तद्भव शब्द है, ठीक है, तद्भव, तद्भव, ठीक है, तद्भव, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये जो शब्द लिखे हैं ये तद्भव है, ये तत्सम है, ठीक है। तो जो भी परीक्षा में पूछा जाए तत्सम, ये तद्भव, ये आपको परीक्षा में प्रश्न के आधार पर बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ना है। प्रश्न संख्या 5, गोदान के लेखक कौन है? ठीक है, गोदान, तो गोदान के जो लेखक है वो मुंशी प्रेमचंद हैं, ठीक है। करबला, गोदान, गबन, करबला, ये सारी किसकी रचना है? ये मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। इसके अलावा यहाँ बताया भी गया है, और यहाँ पर देख लीजिए, भूमि, निर्मला, सेवा सदन, मानसरोवर, गबन, ठीक है, ईदगाह आदि, ये सारी की सारी जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएँ हैं। इसके अलावा हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती 1903 का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और अब यहाँ से आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो स्टार्ट हो चुके हैं। पहला प्रश्न है 6 नंबर का, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें आप अनेकार्थी शब्द कह सकते हैं, जिसकी पानी के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। आभा, इज्जत, योग्यता, गजब के कई सारे अर्थ हो सकते हैं। अद्भुत, जिसकी संभावना ना हो। तो ये क्या, ये एक अनेक प्रकार से अनेकार्थी शब्द आपके कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, निर और सम उपसर्ग लगाकर एक एक शब्द बनाइए। निर और सम उपसर्ग, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए उपसर्ग जो है वो किसी भी शब्द की स्टार्टिंग में लगते हैं। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? स्टार्टिंग में, ठीक है। तो निर उपसर्ग लगाकर देख लीजिए, निर्विकार, विकार में ये निर लगा दिए। इस तरह से धन में निर्धन लगा दिया, ठीक है, निर लगा दिया।
इस तरह से ये धन में लगा हुआ है, धान धन जो शब्द आपका इसमें निर लगा दिया तो निर्धन हो गया। दोष शब्द है यहाँ पर, इसमें निर लगा दिया तो ये निर्दोष हो गया। इसी तरह से सम, ये भी उपसर्ग है, इसे यम में लगाया तो ये संयम हो गया, और योग में लगाया तो संयोग हो गया, कीड़ में लगाया तो संकीर्ण हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये शब्द बनाए, ये ऐसे आपको ध्यान रखना है। बढ़ना है अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने स्क्रीन पर है। आंखें खुलना, क्या खुलना? आंखें खुलना। इस मुहावरे का अर्थ बताइए। आंखें खुलना, इसके मुहावरे का अर्थ है भैया होश में आ जाना, एकदम होश में आ जाना, आंखें खुल गई उस व्यक्ति की। तो इसे वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? जब सारा पैसा बर्बाद हो गया तभी उसकी आंखें खुली, या राकेश की आंखें खुली, या मोहन की आंखें खुली, आप लिख सकते हैं तभी तुम्हारी आंखें खुली। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वाक्य का जो प्रयोग है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बनाते हैं वाक्य को। जरूरी नहीं जैसा यहाँ पर लिखा हो वैसा ही बिल्कुल सेम टू सेम लिख कर आएँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से वाक्य में प्रयोग करते हैं, बस अर्थ सही निकलना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 9 है। इसमें आपसे पूछा गया कि समय चुकी पुनि का पछताने, समय चुकी पुनि का पछताने, लोकोक्ति है ये, इसका अर्थ स्पष्ट कर दीजिए। तो इसका अर्थ है अवसर को खोकर क्या पछताना। अवसर, जो अवसर हमारे सामने अभी है और वो निकल जाए तो उसे खोने के बाद हमें क्या ही पछताना है। इसका अर्थ है जिन्होंने समय को पहचान कर इसका उपयोग नहीं किया तो समय निकल जाने पर उन्हें कैसा पछताना, उन्हें फिर नहीं पछताना चाहिए। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 10 में आपसे पूछा गया कि जो सिंपल यानी कि सरल वाक्य होते हैं वो किसे कहते हैं, कौन से सरल वाक्य होते हैं? तो जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, ठीक है, सिंगल सब्जेक्ट सिंगल प्रेडिकेट होता है, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? सरल वाक्य। उन्हें साधारण या सरल वाक्य आप कह देते हैं। जिसकी बिजली चमकती है, यहाँ पर आपका क्या है? एक ही विधेय और एक ही उद्देश्य है, ठीक है। जिसे पानी बरसता है वह दौड़ते, ये सारे के सारे क्या है? ये आपके सरल वाक्य हैं, ठीक। इसके साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 11 है। केसर और केसर, ठीक है, दो शब्द हैं लेकिन उच्चारण एक जैसा होता है, हल्का सा उच्चारण। केसर है एक और दूसरा है केसर। तो शब्दों के अर्थ में अंतर बता दीजिए। केसर क्या होता है? ये कुमकुम होता है, केसर को क्या बोलते हैं? कुमकुम। और ये केसर ये होता है, ये शेर के गले का बाल बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये आज का जो प्रश्न पत्र था ये कंप्लीट हुआ। इसके अलावा जो लघु उत्तरीय प्रश्न है इसके आपको अलग से क्लास में कराए जाएंगे, इसीलिए आपसे क्या बोल रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, जैसे आती लघु उत्तरीय वाले प्रश्न कराए जाएंगे आपको तुरंत क्लास मिल सके। इससे पहले की जितनी भी क्लासेस हैं वो भी इसी चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं, तो आपको उन क्लासेस को जाकर तुरंत चेक कर लीजिए, तुरंत देख लीजिए। यूपी डीएलएड 3rd सेमेस्टर PYQ की जो प्ले लिस्ट है वो आपको इसी चैनल पर दे दी गई है। तो दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।